गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ा रही हूँ। और एनवायरमेंटल स्टडी सब्जेक्ट जो है उसमें हमने कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और इन दिनों हम प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में जो इन दिनों टॉपिक चल रहा है वो है खाद्य संसाधन यानी फूड रिसोर्स। फूड रिसोर्स के अंतर्गत जो आज का सब टॉपिक है वो है जल एकत्रीकरण यानी वाटर लॉगिंग एंड लवणीयता, सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, जल एकत्रीकरण और लवणीयता एक दूसरे से ये रिलेटेड हैं, इसलिए हम इनको एक साथ ही समझेंगे। जल एकत्रीकरण यानी वाटर लॉगिंग क्यों हो जाता है? जब वर्षा बहुत ज़्यादा आती है या कोई और कारण से भी अगर जल एकत्र हो गया, एक ही जगह बहुत सारा पानी बहुत देर तक या बहुत टाइम तक अगर वहीं है, वहाँ से बह के नहीं जाता है और उसी भूमि पर जल एकत्रित हो रहा है, तो फिर हम उसे वाटर लॉगिंग के नाम से जानते हैं। एक ही जगह भले ही वर्षा के कारण या कोई अन्य कारण भूमि पर अगर जल एकत्रित है, वहां से निकासी नहीं हो रही है, तो हम उसको जल एकत्रीकरण या वाटर लॉगिंग कहते हैं। वाटर लॉगिंग जब हो जाती है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो अल्कलाइन हो जाती है, मृदा क्षारीय हो जाती है। उसकी फर्टिलिटी यानी उर्वरता जो है, वहाँ की मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और वहाँ मिट्टी में डीनाइट्रिफिकेशन बढ़ जाता है, विनाइट्रोजनीकरण यहाँ बढ़ जाता है। विनाइट्रोजनीकरण के कारण वहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो जल एकत्रीकरण का मतलब ये है कि भूमि पर कहीं किसी भी कारण से जल एकत्रित अगर हो गया है तो उसे वाटर लॉगिंग कहते हैं और उसके कारण मृदा क्षारीय हो जाती है, मिट्टी क्षारीय हो जाती है, मृदा की उर्वरता कम हो जाती है और मृदा में विनाइट्रोजनीकरण हो जाता है। फिर जल एकत्रीकरण के क्या कारण हैं? वाटर लॉगिंग के रीजंस क्या हैं? वाटर लॉगिंग क्यों हो जाती है? जैसे पहला है कि पर्याप्त जल निकासी नहीं होने के कारण। अगर जल निकासी नहीं हो पा रही है, कोई शहरीकरण अर्बनाइजेशन हो जाता है, बांध बन जाते हैं, सड़कें बन जाती है, कूड़ा करकट मलबा पड़ा हुआ है, तो वहाँ नालियाँ ब्लॉक हो जाती है या कोई और कारण से कि वहाँ से पानी आने की जगह थी, वहाँ सड़क बना दी या बांध बना दिया या दीवार बना दी या कोई मॉल बना दिया या कुछ भी इस तरह से कि पानी को रोकने का जो कारण हो गया है, तो वहां से पर्याप्त जल निकासी नहीं हो पाएगी, तो उस जगह जल एकत्रीकरण हो जाता है। दूसरा कारण है जल एकत्रीकरण का अनियंत्रित सिंचाई। मतलब अगर बहुत ज्यादा पानी हम पौधों को, क्रॉप्स को दे रहे हैं, तो फसल में अगर बहुत ज्यादा पानी जा रहा है, अनियंत्रित सिंचाई होती जा रही है, तो क्या होगा? पानी वहां गया, लेकिन वो पानी तो जल तो उड़ जाता है वाष्पीकरण के कारण और नीची भूमि जो है वहाँ लवण ज़्यादा रह जाते हैं। तो अगर बहुत नीची भूमि है तो वहाँ अनियंत्रित सिंचाई से जल जो है वो एकत्रित हो जाता है। थोड़ी सी नीची अगर होगी, मतलब नॉर्मल वाली से, तो वहाँ जल एकत्रीकरण हो जाता है। और उसी के कारण जब ज्यादा पानी इकट्ठा है तो लवणीयता जो है, सैलिनिटी बढ़ जाती है। लवणीयता जो है उसमें हम मेनली सोडियम की बात करेंगे। सोडियम की जो मात्रा है वो मिट्टी में बढ़ जाती है। सोडियम की मात्रा बढ़ने से जो मिट्टी है, मृदा, वो कठोर हो जाती है और कठोर होने से उसमें जो परमेबिलिटी है यानी पारगम्यता है, जैसे जो छेद छेद होते हैं ना जिससे कोई चीज वहां से निकल पाती है, जैसे स्पंज है वो बिल्कुल सॉफ्ट है और एक बिल्कुल कठोर चीज होती है पत्थर, तो पारगम्यता हट गई, परमिएबिलिटी हट गई, तो मतलब पत्थर जैसा होना, तो मृदा कठोर हो जाती है, मिट्टी कठोर हो जाती है, परमिएबिलिटी, पारगम्यता कम हो जाती है और उससे वहां जल एकत्रित हो जाता है। मतलब वहां पोरस
रहा ही नहीं है। मिट्टी में पोरस होता है ना कि पानी डालेंगे तो वहां से निकल जाएगा, लेकिन सोडियम ज्यादा है, वहां लवणीयता ज्यादा हो गई, तो वो बिल्कुल कठोर हो गई वहां की मिट्टी, तो वहां से मिट्टी के अंदर से पानी पास नहीं हो पाएगा और जल एकत्रण यानी वाटर लॉगिंग हो जाएगी। तो अनियंत्रित सिंचाई के कारण या फिर कूड़ा करकट कोई भी कारण या कोई और रीजन से जल निकासी नहीं हुई, या फिर अधिक लवणीयता के कारण वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो ये तो हुए रीजन वाटर लॉगिंग के। फिर जब वाटर लॉगिंग हो जाती है, जल एकत्रण हो गया, तो उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग। तो ये जो प्रभाव है वो पहला तो है कि भूमि में नाइट्रोजन कम हो जाता है, क्योंकि वहां विनाइट्रोजनीकरण यानी डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। दूसरा, जल एकत्रण से भूमि में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, मतलब मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी भी हो गई और नाइट्रोजन की कमी भी हो जाती है। जब इन दोनों की कमी हो जाती है तो उस जगह एक विशेष प्रकार के पौधे, मतलब थोड़े बहुत ही पौधे पनप सकते हैं। तो ये जो है वो इसका वाटर लॉगिंग का आफ्टर इफेक्ट्स है, प्रभाव है। उसके अलावा वाटर लॉगिंग से जहां जल एकत्रण हुआ है वहां बहुत सारे बैक्टीरियाज, अवांछनीय सूक्ष्म जीव जो है वो बढ़ जाते हैं। अवांछनीय सूक्ष्म जीव जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होने से वहाँ एकत्रित जो कार्बनिक पदार्थ है उनका डिकम्पोजिशन यानी अपघटन शुरू हो जाता है। और अगर वहाँ डिकम्पोजिशन हो जाता है कार्बनिक प्रोडक्ट्स का, मतलब अपघटन हुआ, तो अपघटन होने से कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का ये रिजल्ट होता है कि वहाँ जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो दुर्गंध युक्त हो जाता है, वहाँ से बहुत अधिक बदबू आने लगती है। और उसके अलावा अगर जल एकत्रण बहुत अधिक समय पर तक रहा तो वहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु वो सब नष्ट हो जाते हैं, वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो समाप्त हो जाती है। तो ये सब जो हैं वो जल एकत्रीकरण क्या है, जल एकत्रीकरण के क्या कारण है और जल एकत्रीकरण के क्या प्रभाव होते हैं, ये सब है। अब जल एकत्रण है तभी तो वहां लवणीयता बढ़ी, तो इसी से रिलेटेड है, इसलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सैलिनिटी यानी लवणीयता। लवणीयता का मतलब ये है कि मिट्टी में लवण अधिक हो गए हैं। तो लवणीय मृदा जो है, लवणीय मृदा मतलब मिट्टी में लवण की मात्रा ज्यादा होना, और मिट्टी में लवण ज्यादा हुए हैं मतलब घुलनशील लवण जो है वो ज्यादा हो गए। और घुलनशील लवण जो है हम किसको कहते हैं, उन अकार्बनिक रसायनों को, मतलब उन इनऑर्गेनिक केमिकल्स को जो कि जिप्सम से ज्यादा जिनकी सॉल्युबिलिटी होती है, जिप्सम से ज्यादा जो ज्यादा घुलनशील होते हैं वो सबसे ज्यादा मिट्टी में घुल जाते हैं पानी के कारण, और वो मिट्टी को लवणीय बना देते हैं। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल बता रखा है कि अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मिलीलीटर अगर पानी में देखें तो जिप्सम जो है वो तो सिर्फ 0.24 ग्राम ही घुल पाता है, जबकि उसमें 100 मिलीलीटर पानी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो नमक है वो 35.7 ग्राम घुल जाता है। मतलब जिप्सम से ज्यादा सॉल्युबल है, इसलिए नमक बहुत ज्यादा घुल जाएगा, तो सोडियम मिट्टी में ज्यादा पाया जाएगा। चूंकि लवण ज्यादा होते हैं और पानी में अगर वो बहुत ज्यादा घुलनशील है और पानी एकत्रित होता जा रहा है, तो जल एकत्रण के कारण लवण बढ़ जाते हैं। और लवण अगर अधिक बढ़ गए तो और लवण क्यों बढ़ते हैं, जब कम वर्षा होती है तो पानी तो उड़ जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है, यानी पानी का तो वाष्पीकृत हो गया, वाष्पीकरण हो गया, और वाष्पीकरण होने के कारण ये जो लवण है ये अधिक मात्रा में मिट्टी में हो जाते हैं एकत्रित, और उसे लवणीय मृदा कहते हैं। और या फिर बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग है, जल एकत्रण हो रहा है, तो उससे भी मिट्टी में लवण अधिक हो जाते हैं, और इन्हीं के कारण लवणीय मृदा का पौधों की वृद्धि पर प्रभाव, ये जो लवणीयता है इसका पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव होता है।
पौधों की वृद्धि पर कुछ इस तरह से प्रभाव होता है कि जैसे जो ऑस्मोटिक इफेक्ट होता है, परासरणीय प्रभाव। ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या है कि कोई चीज जो है वो अधिक से कम की तरफ आ रही है, लेकिन इसमें क्या है कि जो जड़ें होती हैं वो पानी को अवशोषित नहीं कर पाती, क्योंकि वहां ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो नहीं है और लवण ज्यादा है, इसलिए पौधे जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। और लवणीय ज्यादा होने से जो पारगम्यता है यानी परमिएबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। और पारगम्यता इसलिए कम हुई क्योंकि वहां सोडियम बहुत ज्यादा एकत्रित हो गया। 15% से ज्यादा अगर सोडियम एकत्रित हो जाता है तो पारगम्यता यानी परमिएबिलिटी जो है मिट्टी की वो कम हो जाती है। और अगर पारगम्यता कम हो जाती है तो मृदा कठोर हो जाती है, यानी मिट्टी टाइट हो जाती है, कठोर हो जाती है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कम हो रहा है तो भी जल एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और पौधा मर रहा है, अगर पारगम्यता कम हो रही है तो भी पौधा मर रहा है। और विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि कुछ चीज ज्यादा होना, और यहाँ क्या ज्यादा हो रहा है, आयंस, मतलब जो लवण है वो ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर आयन यानी लवण बहुत ज्यादा होते हैं और वो बहुत ज्यादा सांद्र हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो जाते हैं, तो ये विषाक्तता हो जाती है और पौधों की वृद्धि पर रोक लग जाती है। यानी सोडियम ज्यादा हो रहा है, फास्फोरस ज्यादा हो रहा है, तो इन सब के कारण टॉक्सिसिटी हो गई मिट्टी में और वो मिट्टी जो है वो पौधों को बढ़ने से रोक देती है। तो इस तरह से अगर लवणीय मृदा है तो पौधों का विकास यानी पौधों की वृद्धि नहीं हो पाती है। इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट है लवणीय मृदा का शोधन। ये जो लवणीयता बढ़ गई है, सैलिनिटी बढ़ गई है किसी भी कारण से, जल एकत्रण और किसी भी कारण से, तो इस सैलिनिटी को हम कम कैसे कर सकते हैं? इसका शोधन इस तरह से होगा कि उपयुक्त जल निकासी के कारण, अगर वाटर लॉगिंग के कारण मृदा जो है उसमें ज्यादा लवणीयता हुई है तो फिर उस मिट्टी में पानी बहुत ज्यादा रहने ही नहीं देंगे। तो अगर वाटर लॉगिंग नहीं होगी, जल एकत्रित नहीं होगा, तो मृदा जो है उसमें लवण ज्यादा नहीं होंगे। या फिर गहरी जुताई, बहुत ज्यादा गहरा गहरा अगर हम खेतों में और ये जुताई करेंगे तो भी वहां लवण जो है वो वहां सैलिनिटी नहीं होगी और वहां ज्यादा लवण नहीं होंगे। या फिर हम जो बहुत ज्यादा सिंचाई कर रहे थे तो अनियंत्रित सिंचाई नहीं होके नियंत्रित सिंचाई अगर हो, बहुत कम कम पानी डाला जाए, मतलब जितना उपयुक्त होता है पौधे के लिए, तो भी लवणीयता कम हो सकती है। उसके अलावा वहां जिप्सम का यूज करके या फिर वहां कार्बनिक पदार्थ या फिर खरपतवार डाल करके भी हम उस मिट्टी को लवणीयता से बचा सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे पौधे वहां रोपित करके कि लवणीयता को जो शोषित कर सके, वहां जो लवण है उनको एब्जॉर्ब कर सके, ऐसे पौधे अगर होते हैं तो उन पौधों को वहां उगाना चाहिए जिससे कि ये लवणीयता खत्म हो सके। तो इस तरह से वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी एक दूसरे से रिलेटेड है और ये सब जो हैं वो वाटर रिसोर्स यानी खाद्य संसाधन के अंतर्गत था। और आज का टॉपिक ये खत्म होता है और नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।